हेलो फ्रेंड्स, तो आज नॉर्सेट स्पेशल क्वेश्चन सेशन का पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और आज हम लेकर के आए हैं पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर इन न्यूनेट्स इज रेगुलेटेड वाया। जो बॉडी टेम्परेचर है वो न्यूनेट्स में किसके थ्रू रेगुलेट होता है? शिवरिंग के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, वार्मथ सीकिंग बिहेवियर के थ्रू या ऑप्शन डी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो क्या पूछ रहा है? बॉडी टेम्परेचर इन न्यूनेट्स रेगुलेटेड वाया। तो एक प्रोसेस होती है, आपने सुनी होगी, थर्मोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है? थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होती है? यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हीट का। हीट का क्या होना? प्रोडक्शन होना। किसका? हीट का। तो इसको क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस। तो जब हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब क्या होती है, हमारी बॉडी कहीं ठंडे इलाके में चले जाते हैं हम लोग, तो हमें क्या होती है? शिवरिंग होती है, कंपकपी होती है। तो एक उसको क्या होती है, बॉडी क्या करती है? थर्मोजेनेसिस करती है, हीट का प्रोडक्शन करती है। जो लार्ज मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब उनका हीट का प्रोडक्शन हो रहा है तो दो तरह से जो थर्मोजेनेसिस होती है, एक तो होती है शिवरिंग। कौन सी? एक होती है शिवरिंग से, और एक कौन सी होती है? नॉन शिवरिंग। एक शिवरिंग और एक नॉन शिवरिंग से। तो एक जो शिवरिंग से जो थर्मोजेनेसिस होती है वो मेनली किस में होती है? जो शिवरिंग से जो थर्मोजेनेसिस होती है वो मेनली ज्यादातर किस में देखने को मिलती है? एडल्ट्स में। किस में देखने को मिलती है? एडल्ट्स में। क्योंकि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो उनका क्या होता है? स्ट्रांग होता है। लेकिन जो नॉन शिवरिंग जिसको क्या कहते हैं? जिसको दूसरा नाम है मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस। मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट के ऑक्सीडेशन से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और मेनली चाइल्ड में क्या होती है? मेनली कौन सी देखने को मिलती है? ज्यादातर मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस देखने को मिलती है। और फैट में, फैट हो गया, जो फैट है वो भी दो है, एक तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन और एक फैट के। फैट एक हो गया व्हाइट फैट और एक कौन सा हो गया? एक हो गया ब्राउन फैट। तो व्हाइट फैट या ब्राउन फैट किसके ऑक्सीडेशन से थर्मोजेनेसिस होगी? तो आंसर है ब्राउन फैट के ऑक्सीडेशन से क्या होती है? थर्मोजेनेसिस होती है। व्हाइट फैट का थर्मोजेनेसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर है कि बॉडी टेम्परेचर इन न्यूनेट्स इज रेगुलेटेड बाय, उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू से क्या होती है? बॉडी टेम्परेचर न्यूनेट्स में रेगुलेटेड होता है, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के या ब्राउन फैट के ऑक्सीडेशन से क्या हो रही है? हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, थर्मोजेनेसिस हो रही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एट विच सर्टेन एज द चाइल्ड लेंथ इज डबल इट्स बर्थ लेंथ। किस सर्टेन एज में, किस निश्चित एज में जो बच्चे की लेंथ है वो बर्थ लेंथ के डबल हो जाती है? ठीक है, तो किस निश्चित एज में होती है? ऑप्शन ए 2 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर या फिर 4.5 ईयर। तो किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है लेंथ की बात। किसकी बात कर रहा है? लेंथ। लेंथ क्या होती है? अप टू 2 ईयर, अप टू 2 ईयर, 2 साल तक मेजर की जाती है। 2 साल तक क्या मेजर की जाती है? लेंथ मेजर की जाती है। ठीक है, और आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर क्या मेजर की जाती है? हाइट ली जाती है। ठीक है, मेजर क्या की जाती है? हाइट मेजर की जाती है। तो 2 साल तक, अप टू 2 ईयर क्या ली जाती है? लेंथ ली जाती है, और 2 साल के बाद क्या ली जाती है? हाइट ली जाती है। जो लेंथ ली जाती है, लेंथ किससे मेजर की जाती है? जो लेंथ जो मेजर की जाती है वो की जाती है इन्फेंटोमीटर से। किससे मेजर की जाती है? इन्फेंटोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ किससे मेजर की जाती है? तो लेंथ मेजर की जाती है इन्फेंटोमीटर से। और जबकि हाइट है वो किससे मेजर की जाती है? हाइट मेजर की जाती है स्टेडियोमीटर। हाइट किससे मेजर की जाती है?
हाइट स्टेडियोमीटर से मेजर की जाती है, जबकि लेंथ किससे मेजर की जाती है? लेंथ इन्फेंटोमीटर से मेजर की जाती है। और 2 साल के बाद हाइट ली जाती है और 2 साल से पहले क्या मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस एज में लेंथ बर्थ लेंथ के डबल हो जाएगी। तो बर्थ लेंथ के डबल, जो बर्थ लेंथ होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? जो नॉर्मल बर्थ लेंथ है, नॉर्मल बर्थ लेंथ है वो कितनी है? वो है 45 टू 50 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। इसका अगर हम एवरेज देखें, हम अगर सिंगल आंसर निकालना चाहें तो इसके बीच का एवरेज आएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 48 सेंटीमीटर रेंज में इतना, और सिंगल आंसर 48 सेंटीमीटर क्या होती है? बर्थ पर लेंथ होती है। ये लेंथ दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है 4 ईयर पे। डबल कब हो जाती है? 4 ईयर पे। और कितनी हो जाती है? 96 सेंटीमीटर। 48 का दुगना कितना हो जाता है? 96 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो 4 ईयर पर क्या हो जाती है? बर्थ लेंथ के डबल हो जाती है। बर्थ लेंथ के डबल हो जाती है कितने ईयर पर? 4 ईयर पर। उसके बाद लेंथ से एक और क्वेश्चन आता है, लेंथ से पूछता है 1 ईयर पर। पूछता है कि 1 ईयर पर लेंथ है वो कितनी हो जाती है? तो 1 ईयर पर लेंथ हो जाती है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछता है? और पूछता है कि 1 ईयर पे कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होती है? तो कितने सेंटीमीटर इंक्रीज होती है? 25 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। और एक और पूछता है कि बर्थ लेंथ के कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है 1 साल में? 1 ईयर पर कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है? तो 50%। कितने परसेंट? 50%। क्या क्वेश्चन पूछता है कि एट 1 ईयर, 1 साल में पूछता है, एट 1 ईयर द लेंथ इज इंक्रीजेस हाउ मेनी परसेंट? How many percent length is increases at 1 year of age? तो कितने परसेंट लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 1 ईयर ऑफ एज पर? तो 1 ईयर ऑफ एज पर बर्थ लेंथ कितनी थी? 45 टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम कितनी? 50 सेंटीमीटर। इसके कितना? 25 सेंटीमीटर हो रहा है, तब जाके 75 सेंटीमीटर हो रही है कितने? 1 ईयर पर। 1 साल पे 25 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इसका मतलब 50 का आधा बढ़ा है, यानी कि 50%। कितने परसेंट? 50% इंक्रीज हो गई है 1 ईयर पर बर्थ लेंथ। तो लेंथ से क्या पूछता है? डबल कब होती है? 4 ईयर पर होती है। 1 ईयर पर लेंथ कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर। बर्थ लेंथ से कितने सेंटीमीटर बढ़ती है? 25 सेंटीमीटर। बर्थ लेंथ के कितने परसेंट बढ़ती है? तो 50% बढ़ जाती है 1 ईयर पर लेंथ। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कि 4 ईयर पर लेंथ है वो बर्थ लेंथ के क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर चाइल्ड व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। तो एक्सपेक्टेड वेट बताना है आपको 1 ईयर चाइल्ड का, अगर उसका बर्थ वेट कितना है? 3.5 kg। तो क्या कह रहा है कि बर्थ वेट कितना है? बर्थ वेट, ठीक है, तो बर्थ वेट जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है, नॉर्मल बर्थ वेट होता है कितना होता है इंडिया में? अगर भारत की बात करें तो इंडिया का जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है वो होता है 2.5 टू 3.0 kg, 2.5 से 3 kg नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडिया में चाइल्ड का, 2.5 से 3 kg। ठीक है, बाकी और यूरोपियन कंट्रीज या जो और डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें 2.5 टू 3.5 बर्थ वेट नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जो इंडिया में होता है 2.5 टू 3.5 kg इतना नॉर्मल बर्थ वेट होता है, जिसमें एवरेज कितना होता है? 2.8 kg। ये क्या होता है? एवरेज बर्थ वेट है कहां का? इंडिया का। एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडिया, एवरेज बर्थ वेट है कहां का? इंडिया का। भारत का एवरेज बर्थ वेट कितना है? 2.8 kg है। ठीक है, और नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 टू 3 kg। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बच्चे का जो बर्थ वेट है, बच्चे का बर्थ वेट, जो बर्थ वेट है, जो बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कब? 5 टू 6 मंथ,
5 से 6 महीने की एज तक बर्थ वेट का दुगना हो जाता है वेट। उसके बाद 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स कब हो जाता है? 1 ईयर पर। 1 साल पर कितना हो जाता है? बर्थ वेट के 3 गुना हो जाता है। उसके बाद 4 साल पर 1 ईयर पर कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। 4 गुना हो जाता है 2 ईयर पर। 4 गुना कब हो जाता है? 2 ईयर पर। 4 गुना कब हो जाता है? 2 ईयर पर। 5 गुना हो जाता है 3 ईयर पर। 5 गुना कब हो जाता है? 3 ईयर पर। 7 टाइम्स हो जाता है, 7 गुना हो जाता है 7 ईयर पर, और 10 गुना हो जाता है 10 साल में। तो ये क्या होता है? बर्थ वेट इस तरह से इंक्रीज होता है। मेनली क्या है? दुगना कब हो जाता है? दुगना हो जाता है 5 to 6 मंथ ऑफ एज में। 3 टाइम्स कब हो जाता है? 3 गुना होता है 1 ईयर पर। 4 गुना कब हो जाता है? 4 टाइम्स होता है 2 ईयर पर। उसके बाद 3 साल में 5 गुना हो जाता है, 7 साल में 7 गुना हो जाता है, और 10 साल में 10 गुना हो जाता है बर्थ वेट। तो ये इस तरह से क्या होता है? बर्थ वेट इंक्रीज होता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उसका बर्थ वेट 3.5 केजी है। कितना है बर्थ वेट? 3.5 केजी है। पूछ रहा है 1 ईयर का एक्सपेक्टेड वेट। तो 1 ईयर पे कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। हमने देखा 1 ईयर पर बर्थ वेट कितना हो जाता है? 3 गुना। तो 3.5 इंटू 3 कितना आएगा? 10.5 केजी। कितना आ जाएगा? 10.5 केजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5 केजी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10.5 केजी। कि 1 साल पर बर्थ वेट इस बच्चे का 10.5 केजी हो जाएगा अगर इसका बर्थ वेट कितना था? 3.5 केजी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एडिमा इज अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है? ऑप्शन ए मरासमस, ऑप्शन बी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी अंडरवेट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एडिमा कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है? तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होते हैं, तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में मेनली 2 डिसऑर्डर आपने सुने होंगे। एक होता है मरासमस और एक क्या होता है? क्वाशियोरकर। एक क्या होता है? क्वाशियोरकर। तो एक मरासमस और एक क्या होता है? क्वाशियोरकर। तो मरासमस क्या होता है? मरासमस का मीनिंग है, मरासमस ग्रीक वर्ड से मरासमोस से बना है, जिसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स। सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स का सीवियर वास्टिंग होता है किसमें? मरासमस में। जबकि क्वाशियोरकर भी ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसका मीनिंग है सिकनेस ऑफ विनिंग। क्या मीनिंग है? सिकनेस ऑफ विनिंग। जो विनिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो गया, जिसको क्या कह रहे हैं? क्वाशियोरकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकनेस ऑफ विनिंग किसको कहते हैं? वो कहते हैं क्वाशियोरकर को। और मरासमस का क्या मतलब है? सीवियर वास्टिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो क्या होता है मरासमस और क्वाशियोरकर? मरासमस क्या होता है? मरासमस है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मरासमस को क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी होती है। किसकी? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और किसकी डेफिशिएंसी होती है? कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है। तो प्रोटीन में एनर्जी माल न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? वो कहते हैं मरासमस को, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कैलोरी एनर्जी दोनों की क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन होता है वो बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोटीन है वो 2 टाइप्स का है। एक तो कौन सा प्रोटीन है? सोमेटिक प्रोटीन। और एक कौन सा है? विसरल प्रोटीन। एक कौन सा है? विसरल प्रोटीन। एक है सोमेटिक और एक है विसरल प्रोटीन। तो सोमेटिक प्रोटीन और विसरल प्रोटीन मतलब जिससे हमारे बॉडी के ऑर्गन बने हैं, उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं विसरल प्रोटीन। और जिससे एक्सट्रीमिटीज या बाहर का जो स्ट्रक्चर बना है उसको कहते हैं सोमेटिक प्रोटीन।
तो जो मराजमस है उसमें क्या सोमैटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, विसरल प्रोटीन की? तो आंसर है उसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, सोमैटिक प्रोटीन की। तो सोमैटिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और कैलोरी की डेफिशिएंसी होती है किसमें, मराजमस में। और मराजमस को क्या कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वाशियोरकर को क्या कह रहे हैं, सिकनेस ऑफ विनिंग। इसमें डेफिशिएंसी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। किसको कहते हैं, क्वाशियोरकर को कहते हैं प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें डेफिशिएंसी किसकी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है प्रोटीन की। किसमें, क्वाशियोरकर में। किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन की। और प्रोटीन किस प्रोटीन की, सोमैटिक प्रोटीन की या फिर विसरल प्रोटीन की, सोमैटिक प्रोटीन की या फिर विसरल प्रोटीन की। तो क्वाशियोरकर में जो डेफिशिएंसी होती है वो दोनों प्रोटीन की होती है, सोमैटिक प्रोटीन की भी होती है और विसरल प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोरकर में। इसलिए क्वाशियोरकर किसका एग्जांपल है, क्वाशियोरकर को क्या भी कहा जाता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। जबकि मराजमस को क्या कहा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप, एडिमा इज अ साइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। एडिमा किसका साइन है। अब हम देख रहे हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, विसरल प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो रही है। तो विसरल प्रोटीन यानी ऑर्गन में जो प्रोटीन है, तो क्या ऑर्गन का नाम लिवर भी हो सकता है, बिल्कुल लिवर भी हो सकता है। तो क्या लिवर भी अफेक्ट होगा, हाँ लिवर भी अफेक्ट होगा। लिवर क्या करता है, लिवर एल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज करता है, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस करता है कौन, लिवर। तो लिवर अगर अफेक्ट होगा, लिवर अगर अफेक्ट है, लिवर में क्या हो गया, प्रोटीन, विसरल प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो एल्ब्यूमिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एल्ब्यूमिन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाएगा तो बॉडी में ऑनकोटिक प्रेशर क्या कम हो जाएगा, जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। किसके कम होने से, एल्ब्यूमिन के कम होने से ऑनकोटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा इंटरस्टिशियल स्पेस पर होगा और उसको क्या कहेंगे, उससे क्या होगा, एडिमा होगा। तो लिवर अफेक्ट होगा, लिवर में विसरल प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई, लिवर में एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कम होने लगी और उससे क्या हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, और ऑनकोटिक प्रेशर कम हुआ तो उससे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग गया इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और क्या होने लग गया, एडिमा। और कौन से टाइप्स की एडिमा देखने को मिलती है, पिटिंग एडिमा। कौन से टाइप की, पिटिंग एडिमा। कौन सी एडिमा होती है, पिटिंग एडिमा होती है, किसमें, क्वाशियोरकर में। तो क्वाशियोरकर में एडिमा देखने को मिलती है और पिटिंग एडिमा, जबकि मराजमस में एडिमा देखने को नहीं मिलती। तो हमने देखा ये क्वेश्चन का आंसर कि एडिमा इज अ साइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, तो इसका आंसर है क्वाशियोरकर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में क्या देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है। क्वाशियोरकर में एडिमा देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी हो जाती है ऑर्गन्स के प्रोटीन की और लिवर भी अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन सिंथेसिस कम होती है, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है और एडिमा होने लगता है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की बात कर लेते हैं हम, एक किसमें, एक तो मराजमस में और एक किसमें, क्वाशियोरकर में। तो मराजमस में याद रखना एक और क्वेश्चन पूछता है, ओल्ड मैन फेस। क्या पूछता है, ओल्ड मैन फेस किसमें देखने को मिलता है, मराजमस में। और क्या पूछ सकता है इसमें आपको, मंकी लाइक फेस या मंकी फेस किसमें देखने को मिलता है, उसका आंसर भी जाता है मराजमस में। जबकि फेस से रिलेटेड क्वाशियोरकर से पूछता है, क्वाशियोरकर में क्या पूछता है, क्वाशियोरकर में कैसा फेस दिखता है, तो हमने बात करी एडिमा होती है, तो एडिमा हो जाती है तो कैसा फेस दिखता है, मून लाइक फेस, ठीक है, कैसा फेस दिखता है, मून लाइक फेस, ठीक है, कैसा फेस, मून लाइक फेस, चांद की तरह फेस दिखता है। क्यों, क्योंकि क्या हो जाती है, एडिमा हो जाती है। तो जरूरी नहीं अगर कोई कह रहा है कि तुम चांद की तरह खूबसूरत हो तो वो प्यारी हो, उसे क्वाशियोरकर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या फेस दिखता है, मून लाइक फेस दिखता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एडिमा किस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, क्वाशोरकर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन फंक्शन इज, चाइल्ड के ब्रेन के फंक्शन का बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा। तो ब्रेन के फंक्शन का बेस्ट इंडिकेटर, ब्रेन के अगर फंक्शन आपको पता करने तो उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है। ऑप्शन ए है वाइटल साइन, बी प्यूपिलरी रिएक्शन, सी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर डी मोटर स्ट्रेंथ। तो बेस्ट इंडिकेटर क्या है ब्रेन फंक्शन के लिए, इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या चेक करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या चेक किया जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या लिया जाता है, ग्लासगो कॉमा स्केल, जीसीएस लिया जाता है, ठीक है, जीसीएस लिया जाता है, जिसमें मार्किंग होती है, जिसमें 3 चीजें देखते हैं, जीसीएस में 3 चीजें आती है, ठीक है। एक क्या देखा जाता है, आई ओपनिंग देखी जाती है। क्या देखी जाती है, आई ओपनिंग। दूसरा क्या देखा जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स। दूसरा क्या देखा जाता है, वर्बल रिस्पॉन्स। और तीसरा क्या देखा जाता है, मोटर रिस्पॉन्स। तीसरा क्या देखा जाता है, मोटर रिस्पॉन्स। इसको क्या कहते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल, जीसीएस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता करते हैं। आई ओपनिंग देखी जाती है, वर्बल रिस्पॉन्स और फिर मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसकी जो मार्क होते हैं, इसमें मार्किंग होती है। मार्क कितने होते हैं, इसके मिनिमम मार्किंग जो होती है, यहां पे लिखते हैं मार्किंग, मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितनी होती है, 15। मिनिमम 3 होती है और मैक्सिमम 15 होती है। आई ओपनिंग में 1 मिनिमम है और 4 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वर्बल रिस्पॉन्स में 1 मिनिमम है और 5 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मोटर रिस्पॉन्स में 1 मिनिमम है और 6 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। टोटल मैक्सिमम कितनी होती है, टोटल 15, और मिनिमम जीसीएस स्कोरिंग कितनी होती है, 3। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर किसी को हेड इंजरी भी है, तो उसकी सीवियरिटी कैसे पता लगाते हैं। अगर जीसीएस, ग्लासगो कॉमा स्केल, जीसीएस अगर कितना है, 13 to 14 आ रहा है, तो उसको क्या कंसीडर्ड करते हैं, माइल्ड हेड इंजरी। क्या कंसीडर्ड की जाती है, माइल्ड हेड इंजरी कंसीडर्ड की जाती है अगर 13 to 14 क्या आ रहा है, जीसीएस आ रहा है। 9 to 12 में अगर जीसीएस, तो क्या होता है, मॉडरेट हेड इंजरी कंसीडर्ड होती है अगर 9 to 12 में अगर जीसीएस। अगर जीसीएस मिनिमम कितना है, 3 to 8 है, तो ये क्या है, सीवियर हेड इंजरी। इसको क्या कहते हैं, सीवियर हेड इंजरी। क्या कहा जाता है, सीवियर हेड इंजरी। अगर जीसीएस कितना है, 3 to 8 है, तो तब क्या कहा जाएगा, सीवियर हेड इंजरी इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये था कि अगर 13 to 14 आता है, जीसीएस ग्लासगो कॉमा स्केल में 3 चीजें चेक की जाती है। एक आई ओपनिंग, जिसके मिनिमम 1 मार्क, मैक्सिमम 4। दूसरा वर्बल रिस्पॉन्स, मिनिमम 1 मार्क, मैक्सिमम 5। तीसरा मोटर रिस्पॉन्स, मिनिमम 1 मार्क, मैक्सिमम 6। तो मिनिमम मार्किंग होती है जीसीएस की, वो 3 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 50 है। अगर हेड इंजरी में 13 to 14 आ रहा है जीसीएस, तो उसको माइल्ड हेड इंजरी है। अगर 9 to 12 है तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और अगर 3 to 8 है तो सीवियर हेड इंजरी है। और अगर बच्चे में जीसीएस, चाइल्ड का जीसीएस, किसका जीसीएस, चाइल्ड का जीसीएस लेस देन 8 है, तो इसको कंसीडर्ड किया जाता है कोमा। इसको क्या कंसीडर्ड किया जाता है, कोमा। तो अगर जीसीएस बच्चे का लेस देन 8 है, तो इसको क्या कंसीडर्ड किया जाता है, इसको कंसीडर्ड किया जाता है कोमा। तो हमारा क्वेश्चन है कि बेस्ट इंडिकेटर चाइल्ड के ब्रेन फंक्शन का या किसी एडल्ट के भी ब्रेन फंक्शन का बेस्ट इंडिकेटर तो क्या होगा, LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिबन लाइक स्टूल सीन इन विच डिजीज कंडीशन। रिबन लाइक स्टूल किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है, न्यूनेटल जॉइंटिस, डाउन सिंड्रोम, TEF, या फिर हिर्स्प्रंग्स डिजीज।
तो रिबन लाइक स्टूल, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा रिबन लाइक स्टूल किस में देखने को मिलती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिर्शस्प्रंग डिजीज। हिर्शस्प्रंग डिजीज क्या है? इसका दूसरा नाम है कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। क्या नाम है? कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, कंजेनाइटल का तो क्या मतलब हो गया? बाय बर्थ। एगैंग्लियोनिक, ए का मतलब एब्सेंस, ए का क्या मतलब है? एब्सेंस है। गैंग्लियोनिक का मतलब, गैंग्लियोनिक एक नर्व सेल है। गैंग्लियोनिक क्या है? एक नर्व सेल है। गैंग्लियोनिक नर्व सेल का कंजेनाइटली एब्सेंट होना, और उसकी वजह से जो कोलोन है, कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन का मतलब क्या है? कोलोन का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो साइज है वो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। साइज क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन का क्या मीनिंग हुआ? कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, ए मतलब एब्सेंस, गैंग्लियोनिक नर्व सेल किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन का साइज है वो इंक्रीज हो जा रहा है। इसमें क्या होता है कि क्या होता है? इसकी जो साइट होती है, सबसे पहले लिखो इसकी मोस्ट कॉमन साइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, मोस्ट कॉमन साइट किसकी? ये गैंग्लियोनिक सेल के एब्सेंट होने की। कहां पर गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है? उसकी मोस्ट कॉमन साइट किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो क्या होता है? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। कहां पर? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन में। कहां पर? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। रेक्टोसिग्मोइड कोलोन क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है किसकी? कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की, जहां पर यानी कि गैंग्लियोनिक सेल क्या है? एब्सेंट है। कहां पर एब्सेंट होती है ज्यादातर? रेक्टोसिग्मोइड कोलोन। यानी कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन, ये कौन सा होता है? ये असेंडिंग कोलोन होता है। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद क्या होता है? डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद क्या जाता है यहाँ पर? सिग्मोइड कोलोन। तो ये जो सिग्मोइड कोलोन है और उसके बाद शुरू होता है क्या? रेक्टम। तो जो सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम है, इसके आसपास यहां पर इस रीजन में, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन के रीजन में, इसकी क्या है? ज्यादातर मोस्ट कॉमन साइट है किसकी? कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन की। तो कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन या हिर्शस्प्रंग डिजीज, तो यहां पर क्या होती है? गैंग्लियोनिक सेल होती है, जो कि क्या है? एक नर्व सेल है। नर्व सेल है जो क्या करवाती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाती है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहां पर क्या होना है? ये क्या है? यहां पर क्या है? सिग्मोइड कोलोन है, उसके बाद क्या है? रेक्टम है। तो यहां से अगर स्टूल पेरिस्टाल्सिस होगा तभी तो क्या होगा? स्टूल आगे जाएगा, रेक्टम की तरफ जाएगा और बॉडी से बाहर होगा। अगर वो सेल ही नहीं होगी, नर्व सेल नहीं होगी, कौन सी सेल? नर्व सेल। नर्व सेल कौन सी है? नर्व सेल गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक कौन से नर्वस सिस्टम की है? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? एक क्वेश्चन और है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है या फिर पैरासिम्पैथेटिक की है? पैरासिम्पैथेटिक की है। बताओ, कमेंट में बताओ आप लोग, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की है? तो जो गैंग्लियोनिक सेल होती है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की है। क्या करवाती है? पेरिस्टाल्सिस होना था, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो स्टूल आगे नहीं जाएगा, और आगे नहीं जाएगा तो इसकी वजह से यहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तभी तो कह रहे मेगाकोलोन एब्सेंट होने की वजह से सेल की पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूल है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है। एक्यूमुलेशन स्टूल का हो रहा है कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? साइज है वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ये हमने देखा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जो चाइल्ड है, जो थोड़ा बड़े हैं, न्यूबॉर्न में तो क्या होगा? न्यूबॉर्न, इसके दो क्लिनिकल फीचर क्या आते हैं? बहुत फेमस होते हैं इसके दो क्लिनिकल फीचर। एक तो क्या देखा हमने? रिबन लाइक स्टूल। तो रिबन लाइक स्टूल तो किस में देखने को मिलता है? बच्चों में। चाइल्ड में क्या देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल। चाइल्ड में क्या देखने को मिलता है? रिबन लाइक स्टूल।
रिबन लाइक स्टूल यानी कि रिबन की तरह। अगर ये जगह यहाँ पर क्या गैंग्लियोनिक सेल नहीं है तो यहां से अगर क्या होगा, जगह क्या होगी, यहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल नहीं है तो ज्यादा अगर एफर्ट लगाएगा बच्चा तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है। पेरिस्टाल्सिस अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, गैंग्लियोनिक सेल नहीं है, तो यहां से जो स्टूल निकलेगा, अगर संकरी जगह से स्टूल निकल रहा है तो कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, रिबन की तरह होगा। किसकी तरह होगा, रिबन की तरह होगा। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, रिबन लाइक स्टूल कहा जाता है। और किसमें देखने को मिलता है, चाइल्ड में रिबन लाइक स्टूल। एक तो किसमें देखने को मिलता है, हिर्स्प्रंग डिजीज में, किसमें, हिर्स्प्रंग डिजीज में, और दूसरा किसमें, कोलोनल कैंसर, कोलोन का कैंसर। अगर कोलोन का क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, कोलोन का अगर कैंसर हो जाए तो भी क्या देखने को मिलता है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है, कोलोन के कैंसर में और हिर्स्प्रंग डिजीज में, किसमें, चाइल्ड में। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है न्यूबॉर्न। एक क्वेश्चन आएगा, अ न्यूबॉर्न इज अनेबल टू पास स्टूल अप टू 24 hours of 24 hours, up to 24 hours, unable to pass stool up to 24 hours, 24 hours तक स्टूल पास नहीं कर पाया है तो उसको क्या है, हिर्स्प्रंग डिजीज। तो किसमें, न्यूबॉर्न में क्या पूछेगा इससे रिलेटेड, न्यूबॉर्न में पूछेगा कि एक न्यूबॉर्न है 24 आवर्स तक स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको क्या है, न्यूबॉर्न क्या होगा, अनेबल टू पास स्टूल अप टू 24 आवर्स। न्यूबॉर्न क्या है, न्यूबॉर्न अनेबल टू पास स्टूल अप टू 24 आवर्स। न्यूबॉर्न 24 आवर्स तक स्टूल पास नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या है, हिर्स्प्रंग डिजीज। एक चाइल्ड कैसा स्टूल पास कर रहा है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिल रहा है तो भी उसको क्या है, हिर्स्प्रंग डिजीज। किसी को कोलोनल कैंसर है, कोलोन का कैंसर हो गया तो भी उसमें कैसा स्टूल देखने को मिलेगा, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी। साइकोएनालिटिकल थ्योरी के फादर कौन है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक एरिक्सन या फिर सिगमंड फ्रॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है उसके फादर है सिगमंड फ्रॉइड। उसके फादर कौन कहे जाते हैं, सिगमंड फ्रॉइड है साइकोएनालिटिकल थ्योरी के फादर। उसके अलावा जीन पियाजे, जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का क्या नाम है, जीन पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, जीन पियाजे ने दी है। कौन सी थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। उसके अलावा एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है, एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है वो दी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने। तो हमने देखा है जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सारे इंपॉर्टेंट है। मोरल डेवलपमेंट किसने दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने। एरिक एरिक्सन ने कौन सी दी है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कई बार पूछा जाता है, किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी है। और सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी, साइको एनालिटिकल थ्योरी के फादर हैं और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक और थ्योरी का नाम लिख लीजिए आप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, कौन सी थ्योरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी की बारे में पूछा जाए तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, फाउलर के द्वारा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, फाउलर ने दी है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, फॉवलर के द्वारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन कौन सी थ्योरीज किसके द्वारा दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये बहुत इजी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्परफोरेटेड एनस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया या अपेंडिसाइटिस, तो किसका है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है कि जो स्टमक का कौन सा रीजन होता है, पाइलोरस रीजन, कौन सा रीजन, पाइलोरस रीजन, पाइलोरस रीजन की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है पाइलोरस रीजन ऑफ स्टमक की जिसको क्या, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, अंदर से भी नैरो होगा, बाहर से आपका ट्रॉफी होगी तो अंदर से भी होगी, तो ल्यूमन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन में, काई में, वो नहीं जा पाएगा या बहुत कम जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरस रीजन में होता है। तो क्या हो जाता है, पाइलोरस रीजन की। तो क्या पाइलोरस पूरे रीजन की हो जाती है, नहीं, तो जो यहां पर क्या होती है, 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, ठीक है, 4 लेयर्स होती है। तो म्यूकोसल 4 लेयर है, पाइलोरस रीजन में भी 4 ही होती है। कौन कौन सी होती है, आउटर टू इनर, सबसे, हम इनर टू आउटर चलेंगे, इनर, सबसे इनर कौन सी होती है, म्यूकोसा, सबसे इनर म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्क्यूलर, उसके बाद कौन सी है, मस्क्यूलर, और सबसे आउटर होती है सिरोसल लेयर या एडवेंशिया या फिर सिरोसा। तो 4 लेयर, सबसे अंदर की म्यूकोसा, उसके बाहर सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्क्यूलरिस, उसके बाहर एडवेंशिया या फिर सिरोसा लेयर। ठीक है, तो इस लेयर में किस लेयर को अफेक्ट, किस लेयर की हाइपरट्रॉफी होती है, तो मस्क्यूलर लेयर की। ठीक है, कौन सी लेयर की, मस्क्यूलर लेयर की। अब मस्क्यूलर में भी 3 टाइप्स की मसल्स है, जो मस्क्यूलर लेयर है स्टमक की, उसमें भी 3 टाइप्स की मसल्स है, इनर टू आउटर। सबसे अंदर कौन सी है, सबसे अंदर है ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक। उसके बाद कौन सी है, सर्कुलर, उसके बाद कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक, सर्कुलर और फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो कौन सी मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, तो आंसर है सर्कुलर मसल्स की। कौन सी मसल्स की, सर्कुलर मसल की। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है, हाइपरट्रॉफी होना पाइलोरस रीजन की। कौन सी लेयर की, मस्कुलर लेयर की। कौन सी मसल्स की, सर्कुलर मसल्स की। तो सर्कुलर मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। और पाइलोरिक स्टेनोसिस में उस मसल्स की हाइपरट्रॉफी होने की वजह से जो कंटेंट है वो आगे नहीं जा पा रहा है, और कंटेंट आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए उसको बैकवर्ड हो जाता है, बैक फ्लो चला जाता है, वोमिट हो जाती है। और जो वोमिट होती है वो कैसे होती है, फोर्सफुल होती है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहा जाता है। तो किसमें देखने को मिलती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। क्या उस वोमिटिंग में बाइल होगा या बाइल नहीं होगा, तो क्वेश्चन पिछली बार आया था, बिलियस वोमिटिंग होती है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है। बिलियस मतलब क्या उसमें बाइल होता है, तो ये कौन सी वोमिटिंग होती है, नॉन बिलियस। कौन सी होती है, नॉन बिलियस। इसमें बाइल नहीं पाया जाता है, इसमें बाइल नहीं होता है, क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट कहां पर खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एम्प्यूला ऑफ वेटर में खुलती है। और स्टेनोसिस कहां पर है, पाइलोरस रीजन पे। तो कंटेंट तो यहीं से बाहर आ जा रहा है, बाइल तो उसमें मिक्स हो ही नहीं रहा है। तो वोमिटिंग किस टाइप की वोमिटिंग होती है, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। उसके बाद हमारा ये था हमारा 8th क्वेश्चन, जिसका आंसर है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, फ्रॉम द एज 1 to 3 ईयर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। 1 से 3 ईयर की जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज है उसको क्या कहा जाता है, फैलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, ओरल स्टेज या एनल स्टेज।
तो ये किससे पूछा गया है? ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी से पूछा गया है। जो किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है? ये कौन सी थ्योरी का है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्रॉइड। किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। कौन सी थ्योरी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, इसकी स्टेज के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। कौन सी स्टेज आती है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज कब से कब तक होती है? ओरल स्टेज होती है बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक। कौन सी स्टेज होती है? ओरल स्टेज। बर्थ टू 1 ईयर कौन सी स्टेज है? ओरल स्टेज। उसके बाद दूसरी आती है एनल स्टेज। दूसरी कौन सी होती है? एनल स्टेज। 1 to 3 ईयर, ये कौन सी है? एनल स्टेज। उसके बाद तीसरी होती है फैलिक स्टेज। जो हमारा क्वेश्चन है कि फैलिक स्टेज कौन सा है? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज कब होती है? फैलिक स्टेज होती है 3 to 6 ईयर तक। फैलिक स्टेज कौन सी होती है? 3 to 6 ईयर तक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, उसका नाम कौन सा है? लेटेंसी। कौन सा है? लेटेंसी। लेटेंसी मतलब हिडन। ये कौन सी होती है? 6 to 12 ईयर। 6 to 12 ईयर तक कौन सी है? लेटेंसी। उसके बाद कौन सी आती है? जेनाइटल। उसके बाद कौन सी आती है? जेनाइटल। जेनाइटल आफ्टर 12 ईयर। 12 ईयर के बाद से लेकर के एडल्टहुड तक जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं? जेनाइटल स्टेज। तो ये कौन सी 5 स्टेजेस होती हैं? ये कौन सी है? 5 स्टेजेस है। ये क्या पूछ रहा है? एज 1 to 3 ईयर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। 1 से 3 साल की जो स्टेज है उसको कौन सी स्टेज कहा जाता है? उसको कहा जाता है एनल स्टेज। हमने देखा 1 to 3 ईयर कौन सी है? एनल स्टेज। और एनल स्टेज में क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है बच्चा। क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। कौन सी स्टेज में होती है? एनल स्टेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज द टास्क ऑफ विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का टास्क है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन? टॉडलर, एडोलेसेंट, प्री स्कूलर या फिर एडल्ट। तो ये क्वेश्चन आया साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से, जो किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने दी है, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कौन सी स्टेज का टास्क है? वो है ऑप्शन नंबर बी, एडोलेसेंट का। किसका है? एडोलेसेंट का। क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन किसका टास्क है? एडोलेसेंट का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fetal growth is maximally affected by which of the following hormone। fetal growth कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है fetal growth को? यानी कि fetal growth के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी कॉर्टिसोल या फिर ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो ये सब आप जानते होंगे। जो फीटल ग्रोथ के लिए सबसे मैक्सिमम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। सीक्रेट कब होता है? जो इंसुलिन जो सीक्रेट होने लग जाता है 7 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। 7 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? इंसुलिन। एक सिंगल एवरेज आंसर मतलब 8 वीक पर। एक सिंगल आंसर मीन 8 वीक पर क्या सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है? किसका? इंसुलिन का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है फेटल ग्रोथ के लिए? फीटल की ग्रोथ की बात हो रही तो फीटस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। एक नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या कंटेन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। 1 आर्टरी 1 वेन, 2 आर्टरीज 1 वेन, 2 वेन 1 आर्टरी या 2 आर्टरीज और 2 वेन। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है? आपको एक याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड A to V। अम्बिलिकल कॉर्ड में दो तो क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज कितनी होती हैं? जो आर्टरीज है वो होती हैं 2 और एक क्या होती है? वेन होती है। एक क्या होती है? वेन होती है। तो
तो 2 आर्टरीज होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में और एक क्या होती है, वेन होती है। इस तरह से एक वेन दिखाई होती है और उसके बाहर से 2 आर्टरीज आती हैं, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज 1 वेन, ऑप्शन नंबर बी। 2 आर्टरीज और एक क्या होती है, वेन होती है। और जो अम्बिलिकल वेन होती है वो कौन सा ब्लड, जो वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है, वो करती है, वो कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी वेन, अम्बिलिकल वेन। तो एक पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, जबकि अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जो कि नॉर्मली बॉडी में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कूम टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रेडिक्ट विच कॉम्प्लिकेशन इन फीटस। कूम टेस्ट किस कॉम्प्लिकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है, न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीज या फिर थैलेसीमिया। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो कूम टेस्ट किस डिसऑर्डर का पता लगाता है, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीजेस का, ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए किया जाता है, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीजेस, जैसे जिसमें हेमोलाइसिस होती है, ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन किसमें हो रहा था, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी और किसमें, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या, हेमोलाइटिक डिजीज का आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। कभी डायरेक्ट पूछ लेता आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा टेस्ट, कूम टेस्ट किया जाता है। कैसा टेस्ट कैसा होता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है कूम टेस्ट, ठीक है। एक तो ये पूछता है कि कूम टेस्ट किसमें किया जाता है, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीजेस जैसे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में। दूसरा जो कूम टेस्ट होता है, कूम टेस्ट 2 तरह से होता है। एक तो एक होता है डायरेक्ट, एक कौन सा होता है, डायरेक्ट कूम टेस्ट और एक इनडायरेक्ट। एक क्या होता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो अब क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि डायरेक्ट कूम टेस्ट किसमें परफॉर्म किया जाता है, मदर में या फीटस में। तो डायरेक्ट किसकी बात हो रही है, फीटस की बात, तो फीटस में डायरेक्ट किसमें, फीटस में। क्या पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक, तो किसकी बात कर रहे हैं, फीटस की। तो डायरेक्ट कूम टेस्ट किसमें किया जाता है, फीटस में किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किसमें किया जाता है, मदर में। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट किसमें परफॉर्म किया जाता है, मदर में परफॉर्म किया जाता है। तो कूम टेस्ट किसमें परफॉर्म किया जाता है, एक्यूट हेमोलाइटिक डिजीजेज में, जैसे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में। और 2 टाइप से होता है, एक डायरेक्ट कूम टेस्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट फीटस में परफॉर्म किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट मदर में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which is the biochemical marker detected in mother's blood in neural tube defect? कौन सा बायोकेमिकल मार्कर इनमें से दिए हुए में से मदर के किसमें डिटेक्ट किया जाता है, बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। ब्लड में या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन ए है अमाइनो एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका आंसर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा फीटोप्रोटीन। इसका आंसर कौन सा, और ऑप्शन नंबर सी, अल्फा फीटोप्रोटीन। तो कौन सा, अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन कहां ले सकते, एक तो मैटरनल ब्लड में, किसमें, मैटरनल ब्लड में, और किसमें पता लगाया जा सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में, मैटरनल ब्लड और एमनियोटिक फ्लूइड। क्वेश्चन आता है अल्फा फीटोप्रोटीन का पता एमनियोटिक फ्लूइड में कब लगाया जाता है, कब एमनियोसिंथेसिस की जाती है अल्फा फीटोप्रोटीन का पता लगाने के लिए, तो आंसर है एमनियोटिक फ्लूइड में कब पता लगा सकते हैं, 14 to 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में अल्फा फीटोप्रोटीन का पता लगाया जाता है, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में।
तो अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन कम होगा या ज्यादा होगा, तो क्या आएगा, इंक्रीज आएगा अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल। अगर क्या इंक्रीज है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका मतलब कोई क्लोजर डिफेक्ट है जिसकी वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन देखने को मिल रहा है, किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। किसमें देखने को मिल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो उसका नॉर्मल अमाउंट होता है, क्या होता है, नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन, जो नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन होता है वो क्या होता है, एट फुल टर्म, फुल टर्म पे कितना होता है, 0 to 40 नैनो, 0 to 40 नैनोग्राम, 0 to 40 नैनोग्राम पर डीएल। ये कब होता है, फुल टर्म पर 0 to 40 नैनोग्राम पर डीएल। जबकि 15 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज, 15 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल होता है वो कितना आता है एमनियोटिक फ्लूइड में, जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल का 15 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में 10 to 150 सेम वही नैनोग्राम पर डीएल इतना रहता है। ठीक है, इतना रहता है कब, 15 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। जबकि फुल टर्म में कितना होता है, 0 to 40 नैनोग्राम पर डीएल। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल देखने को मिलता है तो उसको क्या हो सकता है, उसको हो सकता है क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर डिक्रीज है, डिक्रीज कब होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज देखने को मिलता है, ये भी लिख लेना, डाउन सिंड्रोम। किसमें देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम। तो अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज किसमें होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और डिक्रीज किसमें, डाउन सिंड्रोम में। तो हम कौन सा बायोकेमिकल मार्कर देख रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, जिसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है, तो अल्फा फीटोप्रोटीन अगर इंक्रीज है तो ये किसको इंडिकेट करता है, अल्फा फीटोप्रोटीन अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर अल्फा फीटोप्रोटीन, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन की एमनियोटिक फ्लूइड में देख रहे हैं हम 14 to 16 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये करता है क्लोजर डिफेक्ट। कोई सा क्लोजर डिफेक्ट है, क्लोजर डिफेक्ट, गैस्ट्रोइस्किसिस हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, एनेंसेफेली हो सकता है, कोई सा भी क्लोजर डिफेक्ट इसमें हो सकता है। ठीक है, अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा है तो फिर क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हो सकता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज्यादा आ रहा है तो उसके बाद हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज लेवल। क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज लेवल। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज लेवल क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड में चेक किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। कौन सा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसके बाद दोबारा से कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करना है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल चेक करना है। किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। इसका टाइम कब है, इसका टाइम कब है, ये कब कर सकते हो आप, तो वो कर रहे थे 14 to 16 वीक पर, इसको कर सकते हो आप 16 to 23 वीक्स पर, 16 to 23 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज तक इसको आप चेक कर सकते हो, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल। ये भी कहां पर चेक करोगे आप, एमनियोटिक फ्लूइड में। ठीक है, ये भी कहां पर चेक करोगे आप, एमनियोटिक फ्लूइड में। कितना होगा, कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसका ब्रेकडाउन करता है एसिटिक एसिड और कोलिन में। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल कि अगर किसमें देखने को मिल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में, इसका मतलब
कि कहीं ना कहीं डिफेक्ट किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से, तभी तो वो एंजाइम कहां पर आ गया है, एमनियोटिक फ्लूइड में आया है लीक होकर के, ठीक है। तो अगर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल, और ये भी क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज लेवल किसमें इंक्रीज होगा, किसमें, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज देखने को मिलेगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल, ठीक है। और ये क्या है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट है, ये क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट है। कंफर्मेटिव टेस्ट है किसका, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल किसमें, डिटेक्ट करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को एमनियोटिक फ्लूइड में। इससे कंफर्म हो जाएगा कि उसको क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल, अगर किसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, अल्फा फेटोप्रोटीन, तो कंफर्म करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को फर्दर से चेक करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का लेवल किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग, नॉक्चुरल बेड वेटिंग होती है, ज्यादातर देखने को मिलती है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। तो एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग का सबसे कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, स्पाइना बाइफिडा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, या फिर डायबिटीज मेलाइटस। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन कॉज होता है किसका, एन्यूरेसिस का, यानी कि नॉक्चुरल एन्यूरेसिस या जो बेड वेटिंग करता है बच्चा, उसका सबसे कॉमन कॉज है ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एन्यूरेसिस का सबसे कॉमन कॉज क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलेड डेंटिशन इज मोस्ट characteristic of which of the following. Delayed dentition is most characteristic of which of the following. मंगोलिज्म, एक्रोमेगैली, क्रिटिनिज्म, या फिर मालन्यूट्रिशन। डिलेड डेंटिशन यानी कि जो टीथ है उनका इरप्शन, जो दांत है वो लेट आ रहे हैं। डिलेड डेंटिशन मतलब जो बच्चे के जो टीथ हैं वो क्या आ रहे हैं, लेट इरप्शन उनका हो रहा है। जो टीथ है वो क्या हो गए, देर से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, देर से आ रहे, दांत नहीं आ रहे, ठीक है, देर से आ रहे, ठीक है। तो डिले डेंटिशन, जो टीथ है वो क्या हो रहे हैं, देर से इरप्शन उनका हो रहा है, लेट हो रहा है, तो उनको क्या कह रहे हैं, डिले डेंटिशन। तो डिले डेंटिशन किसकी वजह से हो रहा है, मंगोलिज्म, एक्रोमेगैली, क्रिटिनिज्म, या फिर मालन्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका क्या मतलब है, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म का क्या मतलब है, क्रिटिनिज्म मतलब कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, बच्चे में कंजेनाइटली बाय बर्थ हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, यानी कि जो थायरोक्सिन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन कब सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज पर थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका फंक्शन है थायरोक्सिन हार्मोन का, क्या फंक्शन है इसका, क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। किसकी, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी, एक तो ब्रेन की, किसकी, ब्रेन की, बोन्स की और टीथ की। तो ग्रोथ करवाता है ब्रेन, बोन्स और टीथ की, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। सीक्रेट होना कब स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज पर। और इसका कम होना, कंजेनाइटली अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस टर्म को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रिटिनिज्म। तो डिलेड डेंटिशन, अगर क्रिटिनिज्म हो गया, कंजेनाइटली थायरोक्सिन हार्मोन कम आ रहा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम ही है ब्रेन की ग्रोथ करना, बोन्स की ग्रोथ करना, और किसकी ग्रोथ करना, टीथ की। तो उसकी टीथ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दांत समय से नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, डिले डेंटिशन। डिले डेंटिशन किसका कॉज है, डिले डेंटिशन का कॉज क्या हो सकता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है डिले डेंटिशन, तो है क्रिटिनिज्म। और क्रिटिनिज्म क्या है, क्रिटिनिज्म का क्या मतलब है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चाइल्ड चेंजेस रैटल फ्रॉम द वन हैंड टू अनदर इन एज। रैटल यानी कि कोई खिलौना, बच्चा एक हाथ से दूसरे हाथ में, इस हाथ से एक हाथ से
दूसरे हाथ में क्या कर दे रहा है, शिफ्ट कर दे रहा है बिना गिराए कोई खिलौना, तो वो कौन सी एज में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में या फिर 10 मंथ में। तो ये आपको इसका आंसर देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे नॉर्थ सेट के लिए। आप तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी आप जरूर कीजिए। आपके कमेंट हम देखते रहते हैं, और जिस तरह से आप कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई टॉपिक अगर पढ़ना है, कोई टॉपिक रिलेटेड, आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।